हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग एक नए अधिकार को जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आज मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में बताऊंगा और बस जो सबसे महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी की जाएगी। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक, अनुच्छेद 19 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में अनुच्छेद 19 में कुल 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अर्जन और व्ययन का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब मात्र केवल 6 अधिकार बचे हैं। किसमें? 19 में, है ना। तो अनुच्छेद 19 में यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि आर्टिकल 19 में वर्तमान में 6 अधिकार हैं। 6 अधिकार है। कौन कौन से हैं? तो 19 के 1 में, 19 के 1 में, 19 के 2 में, 19 के 3 में, 19 के 4 में, 19 के 5 में और 19 के 6 में। ठीक, तो इनमें मुख्य रूप से वर्तमान में कुछ 6 अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? तो इनमें यदि आप देखें तो 19 का 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्नीस के 2 में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता होगी। 19 के 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, 19 के 4 में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। 19 के 5 में वाक सम्मेलन संघ संचरण निवास बनाने की स्वतंत्रता। निवास बनाने की स्वतंत्रता। और इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये 6 प्रकार के अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में। 19 के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में वाक एवं अभिव्यक्ति हो गया। अब यहाँ पर 20, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? तो आर्टिकल 20 में यदि आप देखें तो अपराध के संबंध में है ना। तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब इसमें 3 प्रकार के होंगे। ठीक, अभी इन तीनों को बताया जाएगा। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इन्हीं को जानना है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण।
ठीक, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण हो गया। ये 6 प्रकार की ये 19 से 22 तक कुल स्वतंत्रता हो गई, जिनमें से 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन एवं सहकारी समिति, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवास संचरण की स्वतंत्रता, निवास बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, आइए समझते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ठीक, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की एक आधारशिला मानी जाती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो मुख्य आधारशिला है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति से उसके बोलने की आज़ादी छीन लेंगे तो फिर वो देश लोकतंत्र के रूप में नहीं रह जाएगा, क्योंकि बोलने की आज़ादी ही तो है। अब बोलने की आज़ादी सभी को दिया गया है। इसी में देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रेस है, विज्ञापन है, ठीक, ये सभी किस में आ जाएंगे? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएंगे। और इसी में जैसे कि ध्वज फहराना है ना, तो प्रत्येक नागरिकों का ध्वज फहराना ये मौलिक अधिकार भी है, और ध्वज फहराना अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। तो जो ध्वज फहराना होता है वो अभिव्यक्ति का प्रदर्शन होता है। तो आप अपने अभिव्यक्ति का प्रदर्शन ध्वज फहराने के माध्यम से भी कर सकते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते। मैं अभी अनुच्छेद 19 का 1 बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें शांतिपूर्ण जो है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन आप इसमें हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फैशन है ना, तो फैशन का तात्पर्य हमारे बाह्य आचरण से होता है, हमारे पहनावे से, हमारे बोलने से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से है, ठीक है ना। तो ये सभी किस में आ जाता है? एक तरीके से फैशन में आता है। तो फैशन भी क्या है कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जैसे लड़कियाँ हैं, चाहे जैसा भी कपड़ा पहन के घूम लेती हैं, चाहे पूरा भरा कपड़ा हो चाहे आधा खुला कपड़ा हो, तो ये उनकी अभिव्यक्ति है, कहती हैं कि ये हमारी अभिव्यक्ति है, ये फैशन है। इससे आपको क्या आपत्ति हो रही है, क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा लड़के भी कुछ अपना अलग प्रकार के कपड़े पहन के घूम जाते हैं, तो ये भी उनकी अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं। और फैशन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि बोलने में भी कुछ ना कुछ फैशन होता है। पहले बहनोई था, जीजा हो गया, जीजा से जीजू, अब जीजू से दीदू हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये भी एक प्रकार का फैशन ही है ना। तो बोलने का जो ये अभिव्यक्ति और बोलने की जो आज़ादी है फैशन के रूप में भी है। तो फैशन की आज़ादी भी इसी में आ जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसके अलावा नुक्कड़ है, नाटक है, सिनेमा घर है, सूचना का अधिकार है ना। तो सूचना का अधिकार भी किस में आता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें भी सूचना का अधिकार आता है, ठीक। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 19 के 1 में। बैटरी, मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को मैं बता सकूँ। अब बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। 19 के 1 में देखिए फैशन है, फैशन है, प्रेस है, प्रेस को पत्रकारिता भी कहते हैं। फैशन है, प्रेस है, पत्रकारिता है, और इसके अलावा नाटक मंच है ना। जो गांव में नाटक होता है वो भी है। झंडा फहराना हो गया, झंडा फहराना, प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो झंडा फहरा सकते हैं, है ना। ये उनका मौलिक अधिकार। लेकिन झंडा अपने देश का ही फहराएंगे, ये नहीं कि हम भारत के हैं तो लेके पाकिस्तान का झंडा यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो देखिए फिर बढ़िया से दौड़ा भी देंगे लोग। तो झंडा भी फहरा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो दूरदर्शन है, चैनल है, विज्ञापन है, जो लोग विज्ञापन देते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं, है ना। तो ये भी उनकी आज़ादी है। किसकी आज़ादी है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब इसके बाद सूचना का अधिकार इसी में हो जाएगा। सूचना का अधिकार, इसमें सूचना के अधिकार को लेकर के कुछ संशोधन हो रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, हो सकता है सूचना के अधिकार को समाप्ति कर दिया जाए। सूचना का अधिकार ये कब आया था? तो ये 2005 में आया था, 2005 में आया था। मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो सूचना का अधिकार 2005 में आया, ठीक। और 19 के 1 में फैशन, प्रेस, पत्रकारिता, नाटक, झंडा फहराना, सूचना का अधिकार। और उसके अलावा फैशन हो ही गया, ठीक। प्रेस है, विज्ञापन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा है। तो जो सिनेमा है, दूरदर्शन, रेडियो, ये सभी इसमें आ जाएंगे ना। किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। सिनेमा हो गया, दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया। इसके अलावा रील बनाना हो गया, रील बनाना हो गया। जो लोग आजकल रील बना रहे हैं ना, देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आता है, रील बनाते हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे रील बना देते हैं। तो ये भी उनका अधिकार है। कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अधिकार है, रील बनाना। हो सकता है परीक्षाओं में पूछ दें कि सोशल मीडिया पे जो लोग रील बनाते हैं वो उनको कौन सा अधिकार दिया गया है कि वो लोग रील बनाते हैं, ठीक। अब इसके बाद है सम्मेलन। 19 का दूसरा में देखते हैं हम लोग क्या है ये सम्मेलन। तो शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। शांतिपूर्ण और निरायुध तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शांतिपूर्ण कर लिख लीजिए, आप सम्मेलन करिए लेकिन शांतिपूर्ण करेंगे। ये नहीं कि
हल्ला गुल्ला हो, आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाए, तो यदि आपके कार्यों से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का भी हनन हो सके, ठीक है ना। इसलिए आप शांतिपूर्ण और निरायुध तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 19 का 3 है, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, तो इसमें आप संगम और संघ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें अपवाद स्वरूप 2 लोग संघ नहीं बना सकते हैं। कौन कौन लोग संघ नहीं बना सकते हैं? तो एक वैश्या, ठीक है, एक वैश्या और एक सैनिक, ठीक। वैश्या और सैनिक संघ नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते। यदि ये लोग संघ बना लेंगे तो देश का सत्यानाश कर देंगे, ठीक। तो इनको संघ बनाने की आज़ादी नहीं दी गई है। किसको? वैश्या और सैनिक को संघ बनाने की आज़ादी नहीं दी गई। आवास संचरण की और स्वतंत्रता का तात्पर्य हुआ कि आप भारत देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, निर्बाध तरीके से आप घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी दी गई है। और ये आज़ादी किसमें है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही है। अब निवास बनाने की स्वतंत्रता है, तो आप भारत देश में कहीं पर भी अपना निवास बना सकते हैं। लेकिन ये है कि यदि आप किसी दूसरे राज्य में अपना निवास बनाना चाहते हैं, यदि कहीं पर ज़मीन है और उसको खरीद करके आप अपना निवास बनाना चाहते हैं, तो वो उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा या जो सरकार होगी, वो चाहे तो अपने राज्य की जनजातियों के लिए, है ना, कमज़ोर, आर्थिक रूप से एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो, ट्राइब हो, शेड्यूल हो, उनके लिए वो ज़मीन आरक्षित कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है। उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, वो सरकारी अधिकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप हर एक जगह निवास नहीं बना सकते, लेकिन निवास बनाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। व्यापार करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं ना, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप फुटपाथ पर दुकान लगा सकते हैं, अन्य कोई दुकान खोल सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यापार करेंगे जो संवैधानिक होगा, गैर संवैधानिक नहीं होगा। ऐसा ना हो कि हम कट्टे का व्यापार कर लें, ठीक है, दारू का व्यापार करें, गांजा का व्यापार करें, अफीम का करें। तो इन सब का व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जब लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो वो संवैधानिक हो जाएगा। लाइसेंस नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आप कानून के नज़र में गलत काम कर रहे हैं और गैर संवैधानिक वो व्यापार हो जाएगा। उसके तहत आपको पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप मादक पेय पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, है ना। उसी आधार पर कर सकते हैं कि आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ जाएगा। तो ये इतनी प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, किसमें हो गई? 19 में हो गई। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो अपराधों के जो दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले तो इसमें कि कानून लागू होने तक किसी व्यक्ति को अपराधी, अब इसके बाद में इसके आगे मैं समझा दे रहा हूँ। व्यक्ति है, यदि वो अपराध के श्रेणी में आ रहा है या अब कोई अपराध किया हुआ है, तो उसे उस समय तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है कि जिस समय तक वो अपराध किया हो और वो कानून और नियम का उल्लंघन न किया हो। यदि वो किसी समय में किसी भी कानून का, नियम का उल्लंघन नहीं किया है, विधि का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक आप उसे अपराध साबित नहीं कर सकते हैं, अपराधी उसे घोषित नहीं कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यही है। और जो 20 का बी है, तो 20 के बी में, तो इसमें एक अपराध के लिए एक से अधिक सज़ा नहीं हो सकती है। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं हो सकती है। एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति है, यदि वो कोई अपराध कर दिया है, तो उसके अपराध के लिए उस व्यक्ति को यदि एक बार सज़ा हो गई, तो उसके बाद दोबारा उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है, ठीक। तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए। एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं हो सकती है। यहाँ पर मैं लिख दूँ, एक से अधिक बार सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। एक से अधिक बार सज़ा नहीं हो सकती। अब इसके बाद जो तीसरा है, तो किसी भी व्यक्ति को खुद के प्रति साक्षी नहीं बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता।
इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई व्यक्ति है वो अपराध किया है या नहीं किया है, फिर भी आरोप में उसे पुलिस पकड़ करके ले गई है और पुलिस जोर जबरदस्ती तरीके से उससे उस अपराध को कबूल करवाना चाहता है जिस अपराध को उस व्यक्ति ने न किया हो। वो उसको मारता है, पीटता है, 3rd डिग्री देता है, उसके साथ क्रूरता करता है, तो यदि वो चाहे तो उससे बच सकता है और बचने के लिए वो वहीं पर कह दे ठीक है, जिस चीज़ के लिए तुम कह रहे हो मैंने वो चीज़ किया है, ठीक, अब हमको ले चलो कोर्ट में पेश कर दो, चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में ले जाएगा व्यक्ति, उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब के सामने वो कह देगा कि नहीं जज साहब मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया है, इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे स्टेटमेंट लिया है, हमको मारने का धमकी दे रहे थे, पीटने की धमकी दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर केस पलट जाएगा और फिर उसके बाद यदि आपने अपराध किया है तो पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि उस अपराध के संदर्भ में कोई ठोस सबूत पेश करे न्यायालय के समक्ष, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी नहीं बनाया जा सकता। अब इसके बाद है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत केवल और केवल जीवन जीने का अधिकार है ना, केवल जीवन जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को और अत्यधिक महत्व दिया गया। अब इनमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अब इनमें क्या क्या है, जैसे एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, इसमें तो विदेश में सबसे पहले विदेश में संचरण का अधिकार होगा। विदेश में संचरण का अधिकार, संचरण का मतलब आना जाना घूमना टहलना, ठीक है ना, ये बात होती है। अब देखिए पूछा जाएगा विदेश में संचरण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 21। भारत में संचरण का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 19(4) आवास संचरण की स्वतंत्रता यहाँ पर है, यहाँ पर विदेश में संचरण का अधिकार है। इसके अलावा देखिए इसी में है ना, इसी में जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार तो है ही, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मरने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आत्महत्या को एक गलत कार्य माना गया है, एक कह सकते हैं कि आत्महत्या को गैर कानूनी कार्य कहा गया है। तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, न कि मरने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। और इसमें मानवीय गरिमा का अधिकार है। किसका अधिकार है, मानवीय गरिमा का अधिकार, मानवीय गरिमा का अधिकार। यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यक्ति चाहे जैसा भी है, अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति धर्म का है, कुछ भी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बराबर की चीज़ होती है, वो है उसकी गरिमा। तो आप किसी भी व्यक्ति के गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गरिमा का अधिकार है वो भी उसका मौलिक अधिकार है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो किसी व्यक्ति की गरिमा ही सबसे बड़ी उसकी कह सकते हैं कि मूल्य होती है, और वही मूल्य ही उसे अन्य चीज़ों से पृथक करता है। तो मानवीय गरिमा का अधिकार है। अब इनमें जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से यदि प्रताड़ित कर दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं या कुछ ऐसी बात बोल दे रहे हैं जिससे कि उसके गरिमा को ठेस पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं आप उसके मौलिक अधिकार पर सीधा वार कर दिए। तो इसलिए पब्लिकली रूप में या प्रेस या मीडिया के सामने देखते हैं, प्रेस या मीडिया के सामने कोई किसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलता है ना, लेकिन वहीं पीठ पीछे देखेंगे तो ऐसा बढ़िया मुँह से एकदम फूल बरसाएंगे ना कि एकदम देख करके कान एकदम बिल्कुल मस्त हो जाएगा, सुन करके, मतलब देख करके नहीं, है ना। तो मानवीय गरिमा का अधिकार है। इसी में देखिए जैसे किसी व्यक्ति के साथ किसी लड़की या महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाता है या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा पर प्रहार किया जाता है। तो उसी गरिमा की रक्षा को लेकर के वो न्यायालय में जाती है और अपने साथ हुए कुकर्मों के लिए न्याय मांगती है, और उस के तहत जो व्यक्ति वो कुकर्म किया रहता है उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो मानवीय गरिमा का अधिकार है। अच्छा, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार है। निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार, यहाँ पर 19 में देखेंगे तो आपको सिर्फ झंडा फहराने का अधिकार है। वाक्य एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ही, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, झंडा फहराने का अधिकार है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक झंडा फहरा सकते हैं। तो यहाँ पर झंडा फहराने का अधिकार है। यहाँ पर आप अपने निजी भवन पर झंडा फहरा सकते हैं, यानी कि जहाँ आप मकान बनाए हैं, मकान लेकर के रहते हैं, तो आप उस मकान के टॉप लेवल पर तिरंगा लगा सकते हैं और तिरंगा फहरा सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं बोल सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन आपको अपने ही देश का झंडा फहराना है, ये नहीं कि बांग्लादेश का फहरा दे, पाकिस्तान का फहरा दे, नेपाल का फहरा दे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा फहरा देंगे तो आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। चलिए, तो मानवीय गरिमा का अधिकार है, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार है, ठीक है। और पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध अधिकार है।
है ना, एकांत जो कारावास होता है उसके विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपको कारावास में बंद किया गया है और एकांत जगह रखा गया है, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं कि आप हमारे तो प्राण एवं देश स्वतंत्रता के अधिकार को ही खत्म कर दे रहे हैं। उसके अलावा जो एक चिकित्सक होता है, तो चिकित्सक को मरीज का, है ना, चिकित्सक के द्वारा मरीज का इलाज किया जाना भी उस मरीज का क्या है, मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब पता चले कि एक चिकित्सक जो है वो डॉक्टर है और उसके बगल में कोई पड़ोसी है या मान लेते हैं खानदान पटदार है, जो भी है, और उन दोनों में बहुत बनती नहीं है, एकदम दुश्मनी टाइप का है, और वो मरीज उसी के पास जाता है। यदि वो इलाज करने से मना कर दिया डॉक्टर कि नहीं मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ, इससे तो हमारी व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी है, मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ, तब तो फिर वहाँ बहुत बड़ी आफत हो जाएगी और चाहे तो उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी कि क्यों नहीं कर सकते हो। ये तो उसका मौलिक अधिकार है, चिकित्सकीय सेवा पाने का मौलिक अधिकार है व्यक्तियों का। ठीक, तो मानवीय गरिमा का अधिकार है, निजी भवन पर झंडा फहराने का अधिकार हो गया, चिकित्सक के द्वारा चिकित्सकीय सुविधा पाने का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है। ठीक, एकांतता का अधिकार है, मैंने अभी बताया एकांतता का अधिकार है। तो ये जो एकांतता का अधिकार है इसी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू प्राइवेसी, है ना, राइट टू प्राइवेसी। इसी में फ़ोन टैपिंग भी आएगा, इसी में फ़ोन टैपिंग भी आ जाएगा। तो आप किसी का फ़ोन टैपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके व्यक्तिगत जो अधिकार है, कह सकते हैं कि उसका जो निजता का अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हैं फ़ोन टैपिंग करके, इसलिए आप फ़ोन टैपिंग भी नहीं कर सकते। तो जो फ़ोन टैपिंग है ये भी उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, एकांतता का अधिकार है। अब इसी में एक अधिकार आपको मिल जाएगा, इसे कहते हैं प्रेमी प्रेमिकाओं का अधिकार, जो आर्टिकल 21 है, इसी में आपको मिल जाएगा प्रेमी प्रेमिकाओं का अधिकार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अधिकार। प्यार करके भागम भाग 2 पिक्चर रिलीज कर देना, वही हो गया कि प्यार किए और घर वाले तैयार नहीं हुए और लेकर के रफू चक्कर हो गए। प्रेमी प्रेमिका ही ऐसा करते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। यदि वो एडल्ट हैं और पूर्णतः भारत के नागरिक हैं तो वो किसी भी जगह जाएं, वो कह सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, घर वाले तैयार नहीं हैं और हम अपने मनपसंद के हिसाब से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। और जीवन चुनने का और जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसे देता है। तो इसीलिए इसको प्रेमी प्रेमिकाओं का अधिकार भी कह सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद और भी है क्या कुछ इसमें जो बताने योग्य है? हाँ, इसके अलावा बहुत कुछ है। स्वच्छ पर्यावरण में रहने और जीने का अधिकार होगा, शुद्ध पानी पीने का अधिकार होगा। ठीक, और भी बहुत सारे जो इसमें अधिकार आ जाएंगे। और देख लीजिएगा, यदि कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब इसमें अनुच्छेद 21 देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 21 को मिला दीजिए और अनुच्छेद 19 के 4 को मिला दीजिए। इन दोनों को मिला करके आपको एक नया अधिकार प्राप्त होगा, उसे कहते हैं निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 और 19 के 4 को मिला करके पढ़ने से प्राप्त होता है। वैसे तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार तो आप कह ही सकते हैं कि निजता का अधिकार है राइट टू प्राइवेसी। ठीक, और जो अनुच्छेद 20 है और 21 है, इन दोनों को किसी भी दशा में, चाहे वो सशस्त्र विद्रोह हो, चाहे आपातकाल की स्थिति हो, चाहे कोई भी दशा हो, किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है, उसे निष्कासित नहीं किया जा सकता है। और ये दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही पावरफुल है। किसी भी स्थिति में 20 और 21 को हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, अनुच्छेद 19 में कभी कभी किसी कंडीशन में इन दोनों के साथ जीवित रह जाता है, यानी कि अनुच्छेद जो 19 है, क्या है अनुच्छेद 19, ये छवो है, ये छवो अनुच्छेद भी कभी कभी निलंबित नहीं हो सकते हैं किसी भी दशा में। जैसे यदि मान लेते हैं कि देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा या राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के साथ अनुच्छेद 19 भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 19 भी क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ये समाप्त नहीं हो सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह के तहत अनुच्छेद 19 को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। और सशस्त्र विद्रोह क्या होता है कि देश में ही कह सकते हैं कि छोटे छोटे शस्त्रों के द्वारा किया गया जो आंदोलन होगा, जो विद्रोह होगा सरकार के खिलाफ या किसी विशेष बहुत बड़े व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ जो किया गया जो विद्रोह होगा, छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि लेकर के परमाणु बम पहुंच जाए, टैंक लेकर के पहुंच जाए, ले जाकर के मिसाइल ले जाकर के पहुंच जाए, तो ये तो बहुत बड़ा हथियार हो गया, तो पूरा देश उड़ा देगा। ऐसा नहीं, छोटे छोटे हथियार होंगे, जैसे चाकू हो गया, डंडा हो गया,
बलरम हो गया, जिससे बहुत अधिक क्षति न हो। यानी क्षति का मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही बार में अधिक से अधिक क्षति न होने पाए। तो ऐसे शस्त्रों के साथ किया गया विद्रोह, उसी को सशस्त्र विद्रोह कहेंगे। इसमें बहुत अधिक संख्या में लोग भी हो सकते हैं, छोटे संख्या में भी हो सकते हैं। और सशस्त्र विद्रोह में क्या होगा कि उनका जो व्यक्तिगत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के माध्यम से ही तो सशस्त्र विद्रोह को लाया जाएगा। इसलिए 20-21 के साथ 19 भी जीवित रहता है। अब देखिए, आइए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 22 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गिरफ्तार करने पर 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें से गिरफ्तारी करने से लेकर के, है ना, न्यायालय तक जाने के समय को छोड़ करके। और यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को यदि आप जेल में बंद किए हुए हैं और उसके बाद उसको आप न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशाओं में भी जो है कि वो ऐसी दशाओं में भी इसके विरुद्ध उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो अनुच्छेद जो 22 है, बहुत कुछ इसमें है नहीं, बस इसमें यही है कि 24 घंटे की अवधि के अंतराल में ही व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ठीक, इसमें 2 प्रकार के ये हो जाएंगे। और अनुच्छेद जो 20 है, कहाँ गया अनुच्छेद 20, ये तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये अनुच्छेद 20 इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 बहुत कम है, लेकिन 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 19 का 1 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19 का 1, 20 और 21, तो 19, 20 और 21 ये तीनों अधिकार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो आज के क्लास में मित्रों बस इतना ही। अब हम लोग फिर मिलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर के। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बचा है, और उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो सकता है 1-2 पार्ट में ये भी बन जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही।